आप सबका बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ कि आज का जीके का पहला पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। जिन भी बच्चों ने 40 के आसपास या 40 प्लस मार्क्स प्राप्त किए हैं, आप माने कि आप सफलता की राह में आगे बढ़ रहे हैं। और जो इससे नीचे हैं वो तुरंत हमसे जुड़ जाएं, हमारे चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि आप देखेंगे और जानेंगे कि हर वो चीज़ जिसको हमने अपने वीडियोस में आपको बताई है वो आपके बहुत काम आई है। ये बात दीगर है कि आपने उसका कितना फ़ायदा उठाया, हमारे कहने के बावजूद भी कितने हमारे पुराने वीडियोस को देखा। आपको पता है, हमने बहुत पहले आपको स्माइल से लेके दीक्षा, निष्ठा, अभी आने वाले टाइम में बहुत सी फुल फॉर्म भी आने वाली हैं, है ना। और इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है आपको एहसास हो गया होगा। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ दो चीज़ें। सबसे पहली बात, अ, आज का जो पहला पेपर था उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट के 10 प्रश्न हैं, 10-11 प्रश्न हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, और एजुकेशनल मैनेजमेंट का पहला प्रश्न था ये। और इसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सबने किया होगा सही जवाब, 3 वर्ष होता है। देखो, मैं आपको बता दूं, आपको आइडिया लग जाना चाहिए। उसके बाद मैं साइकोलॉजी की जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ, आज भी एक वीडियो डालूंगा मैं, तो कौन जाने उसमें से आपको 4 या 6 या 8 या 10 या 12 प्रश्न मिल जाएं। इसलिए आपको सीरियसली देखना है, मेरी पुरानी मैराथन भी देखनी है, क्योंकि 60, आप सोचिए, 10 प्रश्न मैनेजमेंट के हैं, 20 नंबर एजुकेशनल मैनेजमेंट या एजुकेशनल, इसका आपका शैक्षिक प्रबंध के 10 प्रश्नों में आपकी हालत ये है, आप इनको कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो साइकोलॉजी के और आईसीटी के 30 प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट होंगे, सोच सकते हैं आप। अगर फिर भी नहीं समझे तो हम क्या करें आपके लिए, बोलिए। तो ध्यान दें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1957 में स्थापना हुई थी, और ये अजमेर शिफ्ट हुआ था 1961 में। ये कॉमन बातें आपको पता होंगी शायद। अगला प्रश्न 39 था, फिर 40, यस 40 भी है। यस, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। अब देखिए, आप लोगों ने पता नहीं करंट भी पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, किस तरह से पढ़ते हो। हम शुरू करेंगे, मेरे 3rd ग्रेड के बच्चे सुन लें। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं मेरे चैनल पे 3rd ग्रेड का शैक्षिक परिदृश्य लाने वाला हूँ, और वो इतना बेहतरीन होगा जितनी आज तक आपने साइकोलॉजी पढ़ी है। तो ट्रस्ट करके, विश्वास करके बने रहें, और मज़ा आ जाएगा आपको 3rd ग्रेड में। ओके, देखो, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? चित्तौड़, जयपुर, बीकानेर, झुंझुनू। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से चैनल जो आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे थे वो इसका आंसर बता रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने आपको पढ़ाया क्या है। हम जिस दिन करंट अफेयर्स में आपके साथ बात करेंगे, लेके आएंगे, उस दिन आप देखना, क्योंकि जो चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पता नहीं दुनिया वो क्यों नहीं बताती है, और पता नहीं आप वहाँ क्यों नहीं जाते। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी ये। झुंझुनू इसका राइट आंसर होगा। हम आपको बता दें कि झुंझुनू में भारत का 27वां सैनिक स्कूल खुला था। ठीक है, झुंझुनू में एक जगह है दोरादास, एक घटना में वो चर्चित भी रहा था पिछले दिनों काफ़ी। तो दोरादास एक जगह है झुंझुनू में, क्या नाम है? दोरादास। दोरादास झुंझुनू में गांव है छोटा सा। बहुत से बच्चे मेरे को दोरादास गांव से भी सुन रहे होंगे। 27वां मिलिट्री स्कूल देश का, राज्य का नहीं, देश का, झुंझुनू में यहाँ पे खुला है। और इसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, मैं आपको बता दूं, और वो घटना थी हमारे डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर अजय कुमार। डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर अजय कुमार ने यहाँ पे उद्घाटन किया था एआई का। एआई पता है ना, हम कितनी बार आपसे बात कर चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि वाली चीज़ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग का। और ये उद्घाटन उनका हुआ था रिसेंटली। ठीक है, तो इस पे प्रश्न आ गया है। आपको मैं बता दूं, ये 27वां देश का सैनिक विद्यालय झुंझुनू में 2018 में ओपन हुआ था। कब ओपन हुआ था? 2018 में। यह महत्वपूर्ण घटना है। अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न आएगा 44 पे। चलिए 44 का देखिए। 44 का, राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को डैश के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कहने को ये एजुकेशनल मैनेजमेंट का प्रश्न है, पर लानत है अगर करंट अफेयर्स में आपने इसको नहीं पढ़ा तो, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है। 2 जगह कवर होता है आपका। चलिए, तो इसका सही जवाब है नंदघर। नंदघर अभी हर कोई पढ़ रहा है।
ध्यान देंगे नंदघर एक्चुअली क्या है। नंदघर प्रोग्राम, नंदघर प्रोग्राम 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हम कहाँ पढ़ाते हैं? हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ाते हैं। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ECCE, याद है? कौन जाने ECCE की फुल फॉर्म आपके आगे वाले पेपर में आ जाए। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष या 6 वर्ष तक के बच्चों को बेहतर पोषण देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए, जॉयफुल एजुकेशन देने के लिए एक कार्यक्रम लाया गया। और ये कार्यक्रम बेसिकली लाया गया था 2015 में। 2015 में आपको ध्यान है, 2015 में महिला व बाल विकास मंत्री, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, महिला व बाल विकास मंत्री थी मेनका गांधी। तो मेनका गांधी ने एक MOU किया था, एक MOU किया था वेदांता समूह के साथ। और ये जो MOU था, यही था आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार। और आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार ही है नंद घर योजना। राजस्थान में भी इसको लागू किया। पिछले दिनों आपने देखा था ना कि पाली में अनिता बघेल, अपने गहलोत साहब, इन्होंने किया था। राजस्थान में MOU किया गया है वेदांत समूह के साथ। वो थे अग्रवाल जी, क्या नाम उनका, उनके साथ हुआ था। ठीक है, तो इस पर बढ़िया सा प्रश्न आया, नंद घर ये वाला है। 44 के बाद अगला प्रश्न आएगा 47। चलिए 47, आपको पता है हेनरी फ्यूल पोस्कोप, ये तो हमारे फेवरेट हैं और हम थर्ड ग्रेड में कमाल करेंगे इनमें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? संगठन, बजट निर्माण, नियोजन, समन्वय। तो हम आपको बता दें, हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट की बेहतरीन चीज़ें बताई हैं। और उन्होंने एक चीज़ बताई है जो आपने जरूर सुनी होगी, POCCC। POCCC में P से है प्लानिंग, O से है ऑर्गेनाइजिंग, C से है, पहले C से है कमांडिंग, दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग और तीसरे C से है कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग में कहीं भी ऑर्गेनाइजिंग आ गया, कोऑर्डिनेटिंग आ गया, प्लानिंग आ गया, कहीं भी बजट निर्माण नहीं है। तो हेनरी फ्यूल ने बजट निर्माण नहीं बताया, लिहाजा इसका आंसर 47 में 2। 48, आपको पता है पिछली बार रीट में जो 2017 का राज्यसभा में जवाब दिया था अपने छात्र शिक्षा अनुपात के बारे में, उसमें से प्रश्न आ गया था, पता है आपको? राज्य मंत्री ने जवाब दिया था, सेंट्रल राज्य मिनिस्टर। तो उसका जवाब उन्होंने लिया और ये वो वास्तव में डिलीट होने लायक था क्योंकि अधूरा था, 200 से ऊपर नहीं बोला था। मैंने आपको जब भी RT पढ़ाया, मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने आपको हर बार बोला है कि ओरिजिनल RTE में कहीं भी पहली से 5वीं तक 1/30 का जिक्र नहीं है, कैलकुलेशन है। और फर्स्ट ग्रेड में चीज़ें बेहतर आती हैं, तो ये इसका प्रमाण है, प्रूफ है। ये वो कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताया है कि अप टू 60 बच्चों तक 2 टीचर होंगे, 61 से 90 3 टीचर होंगे, 91 से 120 4 टीचर होंगे और 121 से 200 तक 5 टीचर होंगे। तो बोलिए, इसमें पूछा गया 61 से 90 कितने टीचर होंगे? 3 टीचर। लेकिन फिर आपको बता दूं, पूरा देख लेना उसको RT ध्यान से, कि पहली से 5वीं तक 150 प्लस होते ही एक HM आ जाएगा और छठी से 8वीं तक 100 प्लस होते ही एक HM आ जाएगा। हमेशा याद रखना, HM शिक्षकों में शामिल नहीं होगा, HM अलग होगा। इसका आंसर था 3। छात्र शिक्षक अनुपात पे एक और महत्वपूर्ण बात आई है, पता है ना आपको? धारा 25, हमने आपको कितनी बार बोला PT रेशियो याद है? PT रेशियो याद है ना? ये क्या है PT रेशियो? तो आप सोच सकते हैं PT रेशियो एग्जैक्ट हमारी शब्दावली, चेहरा क्यों नजर आता है परीक्षा में? वो इसलिए आता है, जाने कितनी जगह आपने पढ़ा होगा छात्र शिक्षक अनुपात, लेकिन जो मजा PT रेशियो में आता है वो शायद कहीं और नहीं आता होगा। तो धारा 25, हालांकि धारा 25 में PT रेशियो कितना है ये नहीं बताया, ये तो बताया है स्कूल स्केड्यूल में, स्कूल स्टैंडर्ड्स में, जो RTE के अंत में है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि धारा 25 में कहा गया है कि तय सीमा में प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन करना पड़ेगा। याद है ना आपको? तो PT रेशियो वाला प्रश्न आ गया था। ध्यान दें, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल होगी धारा 33 में, जिसमें 15 सदस्य होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करेगी, और धारा 34 में स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज करने वाली कमेटी होगी। कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति, शायद राजस्थान में पहली बार हम ही ने आपको बताया होगा कि 39वां अनुच्छेद भी RT 2003 में प्रभावी था 2012 तक, जिसमें केंद्र सरकार को शक्ति दी गई थी। विद्यालय विकास योजना याद है? SDP शब्द याद है आपको? SMC 21, SDP 22,
एसएमसी का कार्यकाल 3 साल, कोरम भी आ सकता है अगले पेपर्स में, मैंने सब बताया आपको। एसएमसी की साधारण कार्य जनरल बॉडी का कोरम है 25%, और एग्जीक्यूटिव कमेटी का कोरम है 33.33%। ठीक है ना। एसडीपी 2 साल के लिए है, एसएमसी माफ करें, एसडीपी 3 साल के लिए, जिसमें 3 प्लान हैं ईयरली, और एसएमसी 2 साल के लिए है। तो विद्यालय विकास योजना धारा 22, छात्र शिक्षण अनुपात का उल्लेख धारा 25 में, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का उल्लेख धारा 33 में। राष्ट्रीय है तो धारा 33, स्टेट वाली होती तो धारा 34। तो इसका सही जवाब हो गया छात्र शिक्षक अनुपात। लेकिन मज़ा आता है किस में? मज़ा आता है पीटी रेशियो में। किस में मज़ा आता है? पीटी रेशियो में मज़ा आता है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो मेरी इन बातों को आप जरूर समझ रहे होंगे। जो नए मासूम बच्चे हैं वो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बाकी आपकी मर्जी। ओके, अगला प्रश्न 47 के बाद 48 हो गया हमारा, 49 हो गया, फिर सीधा चलेंगे अपन 62 पे। 62वां प्रश्न फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है और बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। 49 के बाद 62, यस 62। देखिए, राइज दीक्षा पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, एजुकेटर्स। ध्यान रखना, जो बच्चे अभी जिनका तकदीर है कि फर्स्ट पेपर हुआ नहीं है, उनके लिए बहुत बेहतर चांस है। आपको पूरे हिंट मिल रहे हैं इसमें कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे करंट की बात करें तो करंट आपको पता है अभी भी टाइम पड़ा है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, केवल 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे दे दो आप। जिनका लास्ट वाले ग्रुप में जो है उनके लिए तो 4-5 दिन पड़े हैं, 6 दिन पड़े हैं, 1 वीक पड़ा है ना। उनको तो और भी मज़े हो गए उनके तो कर सकते हैं आप करंट जीके पढ़ना। मई जून या जुलाई बस मैक्सिमम। तो मई जून जुलाई का करंट पढ़ना, क्योंकि अप्रैल की चीज़ें इसमें आई हैं, तो अप्रैल की चीज़ें मई में पब्लिश हुई हैं। ठीक है ना। तो मोटे तौर पे अप्रैल मई जून जुलाई, बस ये 4 महीने का जीके आप देख लेना एक बार सरसरी तौर पे। लेकिन क्या देखना है, देखो मास्टरी से ही तो सिलेक्शन होते हैं। हम सरसरी तौर पे ऐसे जीके पढ़ते हैं, करंट आप पढ़ते हो, पता नहीं आप क्या पढ़ते हो, परीक्षा में क्या आता है, तो या तो छोड़ दो इसको, किसी चीज़ को पढ़ो ही मत, या फिर उसको मास्टरी करो। जैसे आपने मेरे पुरानी वीडियोज़ में मैंने आपको स्माइल भी बताया है, दीक्षा भी बताया है, निष्ठा भी बताया है, FLN भी बताया है, मूक भी बताया है, मूडल भी बताया है, और जाने क्या क्या बताया है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। 2 चीज़ें याद रखना। अभी आपको पता है फुल फॉर्म काफ़ी आए ना, फुल फॉर्म पूर्ण रूप इसका आ गया। इसमें 2 फुल फॉर्म आए हैं, RC SIT का फुल फॉर्म भी आया है। ठीक है, आया कि नहीं आया? हाँ आया है, उसका भी आया, वो प्रश्न मैंने देखा नहीं कहाँ पे है। RCERT, ठीक है, राजस्थान काउंसिल। अच्छा, उसमें भी पता है एजुकेशन कुछ लोग करके आए हैं, तो आप सोचिए एजुकेशनल नहीं कर सकते आप। NCERT के हमने कितने बार आपको बताया, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बोला था कि नहीं बोला था? शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, याद है ना आपको। तो वैसे ही R में राजस्थान हो गया, राजस्थान काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशनल अलग कितना माइनर आया है, और एजुकेशन भी है, दोनों ऑप्शन है। तो जिन मासूम बच्चों ने इंग्लिश की वो टर्म नहीं देखी, वो एजुकेशन ही करके आएंगे, सही होके भी गलत हो गया, एजुकेशनल नहीं किया। वैसी बात यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स तो है, लेकिन आपको ध्यान है दीक्षा की फुल फॉर्म आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। पुराना वीडियो ढूंढ के देख सकते हो। दीक्षा की फुल फॉर्म है, D से बनता है डिजिटल, I से बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 K से बनता है नॉलेज, और SHA से बनता है शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। जैसे समसा है ना, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, तो असम समग्र बन गया हिंदी का शब्द, शिक्षा अभियान। वैसे ही यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज SHA का शेयरिंग बन गया। ध्यान रखना, ये 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। 2017 लॉन्च किया था, 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, MHRD, उसके बाद अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया, अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, आपको पता है। तो NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये संयुक्त तत्वावधान में हुआ है। और खास और बहुत खास बात मैं आपको बता दूं,
दीक्षा दरअसल पूरे देश का है, लेकिन दीक्षा के आधार पे राजस्थान ने अपना एक राजस्थानी संस्करण, राजस्थान सरकार, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, राजस्थान राजस्थान सरकार और एनसीटीई ने मिलके, ध्यान देंगे, राजस्थान सरकार और एनसीटी ने मिलके राइज प्रोग्राम लॉन्च किया। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? राइज प्रोग्राम लॉन्च किया, जो बहुत बड़ी बात है। इसका एक लोगो मैं आपको बताता हूं, अवर टीचर्स आर अवर हीरोज, हमारे शिक्षक हमारे नायक हैं। और एक और चैनल है इसका, दीक्षा राइज का एक चैनल है, हो सकता है आपको पूछ लें, और वो है ई विद्या। क्या चैनल है? ई विद्या के नाम से चैनल है। तो इतनी आपको बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो ध्यान रखना है आपको दीक्षा का फुल फॉर्म, डिजिटल इंफ्रा फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा कब लॉन्च हुआ? 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया। पहले एमएचआरडी एनसीईआरटी, और अभी एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में। और खास बात, इसका राजस्थानी संस्करण है राइज, जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। और खास बात, इसका लोगो है अवर टीचर्स अवर हीरो, और एक चैनल है ई विद्या। जब दीक्षा की बात आती है तो निष्ठा की भी बात आती है। निष्ठा की फुल फॉर्म मेरे पुराने वीडियोस में है, आप देख सकते हैं। निष्ठा की फुल फॉर्म है, एन से बनता है नेशनल, आई से बनता है इनिशिएटिव, फोर, एस से बनता है स्कूल हेड्स, निष्ठा, NISTHA, STHA, ध्यान दें। एन से बनता है नेशनल, आई से बनता है इनिशिएटिव, फोर, एस से बनता है स्कूल हेड्स, एंड टी से बनता है टीचर्स, स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। एच से बनता है होलिस्टिक, और ए से बनता है एडवांसमेंट। यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट का बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है। और इसकी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं निष्ठा के बारे में, कि साहब निष्ठा में दरअसल 3 चीज़ें आई हैं अब तक। जैसे स्माइल 1 2 3 आ गई ना, तो निष्ठा में भी 3 चीज़ें हैं, याद रखना इस बात को। सबसे पहले है निष्ठा, निष्ठा 1.0 या निष्ठा 1। ये है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 1 से 8वीं क्लास तक, ये है 1 से 8 तक। दूसरा है निष्ठा 2.0, निष्ठा 2, और ये है 9th से लेके 12वीं क्लास तक। याद रखना, निष्ठा 1.0 या निष्ठा 1 पहली से 8वीं तक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। निष्ठा 2 9 से 12 सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है। और निष्ठा 3, खास बात, निष्ठा 3.0, निष्ठा 3 है CCE से संबद्ध, यानी अर्ली एजुकेशन से ECCE, ध्यान है ना आपको, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। जो ECCE कब से शुरू होता है पता है आपको? ECCE शुरू होता है आपके 3 वर्ष से, तो आंगनबाड़ी से शुरू 5वीं तक। तो 30 है 5वीं तक, 5वीं तक है निष्ठा 3, पहली से 8वीं तक है निष्ठा 1, और 9वीं से 12वीं तक है 9वीं से 12वीं तक है निष्ठा 2। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये जो निष्ठा 3.0 शुरू किया गया, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, निपुण आपने जरूर सुना है, मेरे पुराने वीडियोज़ में मैंने निपुण की फुल फॉर्म भी आपको बताई है। बताइए ना निपुण। निपुण में दरअसल क्या है? निपुण में याद रखना NIPUN, NIPUN, ये जो निपुण है इसमें N से बनता है नेशनल, I से बनता है इनिशिएटिव, 4, P से बनता है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यू से अंडरस्टैंडिंग, एन से न्यूमरेसी, पी से प्रोफिशिएंसी, एन से नेशनल, आई से इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और इसी में एक टर्म आती है FLN। कौन जाने, आपको आने वाले परीक्षा में इनकी फुल फॉर्म पूछ लें। और 3rd ग्रेड के शैक्षिक प्रदर्शन हम आपको इस तरह से कराएंगे, बस आप जुड़े रहें तो फिर मजा आएगा। लेकिन आप नहीं जुड़े, कुछ और देख रहे हैं, तो फिर मत आना मेरे पास। FLN क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN 3री क्लास तक के बच्चों को खुशी खुशी पढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम है, फाउंडेशन, जिसमें लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लिटरेसी न्यूमरेसी समझते हो ना? न्यूमरेसी तो आपके गणित वाली हो गई, संख्याएं सीखना। लिटरेसी आपके ये लिखना पढ़ना सीखना। तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN है, जो 3री क्लास तक है। और ये जुड़ा है निपुण से, निपुण का एक पार्ट है। निपुण क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और निपुण का संबंध NEP 2020 की बहुत खास बात है। निपुण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बहुत खास बात है। और निपुण दरअसल निष्ठा 3 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बहुत सी बातें हमने आपको बताई हैं।
ओके, दीक्षा की फुल फॉर्म, निष्ठा की फुल फॉर्म, निपुण की फुल फॉर्म, एफएलएन की फुल फॉर्म, ये सारी आप ध्यान रखेंगे। स्माइल तो खैर अपने आप में कमाल है ही। इसके बाद अगला सवाल आ गया 65। ओके, 65 पे चलिए। और 65 पे वो बेहतरीन सवाल है, जिन बच्चों ने हमारे वीडियोस देखे थे वो निहाल हो गए साहब। आपको पता है राजस्थान सरकार द्वारा पहला स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 2020। सही जवाब क्या है? 13 अप्रैल 2020। आपको याद है हमारे पुराने वीडियोस में हमने आपको तीनों स्माइल बताए हैं, और तीनों स्माइल इसमें ऑप्शंस में आए हैं। कौन जाने अगले पेपर में आपको स्माइल 2 पूछ ले, स्माइल 3 पूछ ले। तो याद रखना, स्माइल 1.0 पहला स्माइल 13 अप्रैल 2020, स्माइल 2.0 दूसरा स्माइल 2 नवंबर 2020, स्माइल 3.0 तीसरा स्माइल 21 जून 2021। यानी 13 अप्रैल 2020 को स्माइल 1, 2 नवंबर 2020 को स्माइल 2, ये लॉकडाउन में कोरोना के कारण से हुआ, पता है ना आपको, और 21 जून 2021 को स्माइल 3। 13 अप्रैल 2021 कुछ नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शंस इन्होंने जो दिए हैं ना वो बेहतरीन दिए हैं साहब। तो स्माइल 1, स्माइल 2, स्माइल 3। एक और खास बात, स्माइल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो स्माइल की फुल फॉर्म मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता होगा, क्योंकि हमने वीडियोस में काफ़ी बताया है, सबने बताया। ये तो स्माइल में एस से बनेगा सोशल, एम से बनेगा मीडिया। सोशल मीडिया तो आपको याद रहता ही है, ठीक है। फिर आई से बनेगा इंटरफेस। आई से क्या बन जाएगा? इंटरफेस। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। इंगेजमेंट आपको वैसे याद रह जाती है, सगाई हो गई तो भी टेंशन, ना हुई तो भी टेंशन, तो इंगेजमेंट याद रहेगा। लर्निंग का सारा खेल चल रहा है, आई इंटरफेस आता ही है, एस एम सोशल मीडिया है ही, तो सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, ये स्माइल है। और शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 2020। उसके बाद दूसरा स्माइल आया था 2 नवंबर 2020, और तीसरा स्माइल आया था 21 जून 2021। याद रहेंगी ये बातें आपको? ओके, नेक्स्ट कहाँ तक हो गए? 65 हो गया। चलिए उसके बाद 67 का प्रश्न देखिए। कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं, मैंने आपको याद है, मैंने आपको ये भी बताया था कि NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसमें एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। SIERT या SCERT, ये नेशनल काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है, ये स्टेट काउंसिल होगी, इसमें एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। और तीसरा 1986 की शिक्षा नीति में 1988 में पहली बार बने थे डाइट। तो डाइट में क्या था? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग नहीं है जो कि इन दोनों में है, ये तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। तो मेनली डाइट का काम एजुकेशन और ट्रेनिंग का तो है। डाइट में इतना सामान्य सा प्रश्न आया है, हालांकि बहुत कुछ आ सकता था, फिर भी आने वाली थर्ड ग्रेड में सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनको हम। चलिए, तो निम्नलिखित में कौन सा डाइट का एक उद्देश्य नहीं है? तो सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तो डाइट देता ही है साहब, ठीक है। नीचे ईटी अपने आप में एजुकेशन टेक्नोलॉजी तो है ही डाइट, तो दो तो आपके वैसे ही हो गए थे, फिर आराम से कर सकते थे। अब दो बचे साहब, एक तो दीक्षा राइज, एक क्रियात्मक अनुसंधान। तो हम जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं, दीक्षा राइज दरअसल नेशनल लेवल का प्रोग्राम था, तो स्टेट लेवल पे राइज के नाम से राजस्थान ने शुरू किया। NCERT, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण थी। एक्शन रिसर्च में विशेषज्ञ भाग नहीं लेते, शिक्षा से जुड़े हुए शाला प्रधान, शिक्षक, निरीक्षक, शिक्षा अधिकारी इसमें भाग लेते हैं, इसलिए एक्शन रिसर्च में डाइट का रोल है। लेकिन दीक्षा राइज के कार्यक्रमों के संचालन में डाइट का रोल नहीं है। 67 में 2 आंसर आएगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको कुछ फुल फॉर्म बता रहा था, और फुल फॉर्म में पिछले वीडियोज में आपको याद है मैंने आपको एक फुल फॉर्म बताई थी, मूक, MOOC, याद है ना? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और एक ऐसी चीज़ मूडल भी है, MOODLE। आप इनके फुल फॉर्म जरूर देख के जाना। एम से मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, और निपुण से कहीं ना कहीं मॉडल भी संबंधित है। तो ये बहुत बहुत ही मतलब फिक्स चीज़ें हैं, जैसे टीचिंग मेथड्स में है। जाने क्यों आज तक टीचिंग मेथड्स में आपने किस तरह से पढ़ा होगा, हम कोशिश करेंगे आपको सब में देंगे। ओके, लेकिन फिर मैं तुमको बात बता दूं, जो पहली बार मेरे इस वीडियो पे आए हैं वो मासूम बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें अभी, रोक के सब कुछ, क्योंकि आपके भविष्य के लिए है। क्योंकि मैं चैनल पे इस बार कोई कमी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपको संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य से लेकर सारी चीज़ें करवाऊंगा इस पर, टीचिंग मेथड्स तक, और बहुत बेहतरीन सीरीज चलेंगी मेरी, ठीक है। क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि केवल क्वालिटी वाइज चीज़ें मैंने आपको दी हैं, लेकिन उसमें जब जब ब्रेक हुआ है ना, तो पता नहीं आप
कहाँ भटक गए, इतने मासूम थे इसलिए भटक गए। अब आपको मैं जाने नहीं दूंगा, कहीं भटकने नहीं दूंगा, जब तक एक सीट आपको नहीं मिल जाए मैं आपका साथ दूंगा, साथ रहूंगा। हाँ, मीनवाइल ब्रेक्स आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, क्योंकि मशीन के हम खिलाफ हैं, पाठ्य पुस्तकों के खिलाफ हैं, अनुशासन के खिलाफ हैं, क्योंकि हम तो कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं जिसमें क्वालिटी वाली बात इंपॉर्टेंट रहती है, और वही चीज़ हम करने वाले हैं। चलिए, तो सवाल कितना था? 67। 67 में सही जवाब हो गया आपका दीक्षा राइज वाला। उसके बाद 67, 72 देखिए, 72 है। 72। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों में ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है पहला स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान राजस्थान ने हासिल किया है। फर्स्ट नंबर राजस्थान का है। पर खास बात हम आपको बता दें कि एक्चुअली ये ईट राइट है क्या, तो ध्यान दें, भारत सरकार में एक मिनिस्ट्री है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भारत सरकार में एक मंत्रालय है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक पहल की और उसमें साथ लिया उन्होंने, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, FSSAI। बोले सुना कि नहीं सुना? FSSAI सुना है? याद आया आपको? दरअसल खाद्य सामग्री में गुणवत्ता के लिए ये मानक संस्थान है। ये क्या है? मानक संस्थान है खाद्य सामग्री में गुणवत्ता के लिए। और FSSAI ने ही एक पहल की इस मंत्रालय के साथ मिलके कि साहब हमारे स्कूलों में गुणवत्ता, स्वच्छ व पौष्टिक भोजन बच्चों तक पहुंचाया जाए, बच्चों को दिया जाए। और इसके लिए एक सर्वे हुआ था जिसमें राजस्थान के 37 जिलों ने बाजी मारी थी और राजस्थान पूरे देश में अव्वल रहा था, पहला आया था। तो ध्यान रखना, गुणवत्ता, स्वच्छ व पौष्टिक भोजन के लिए ये जरूर याद रखना, FSSAI, ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये एक्चुअली ईट राइट स्कूल से संबंधित हो गया, तब आपके ये प्रश्न दे दिया। राजस्थान का इसमें पहला स्थान था, पहला नंबर था। इसके बाद 75वां प्रश्न देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द लीडरशिप स्टाइल, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पर्सनैलिटी ऑफ लीडर, नेता का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ ग्रुप मेंबर, सदस्यों की पर्सनैलिटी, नेचर ऑफ टास्क, जो काम किया जा रहा है उसका नेचर क्या है, और नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, परिवेश का नेचर क्या है। तो न केवल लीडरशिप की पर्सनैलिटी बल्कि जो काम कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी भी इफेक्ट डालेगी। लिहाजा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, जिसमें चारों हैं, 3, थर्ड ऑप्शन ABCD। मेरे कुछ बच्चे जो कॉमन सेंस रखते हैं वो निश्चित रूप से, क्योंकि ये पेपर का जो लेवल था ये बस ठीक था, लेवल अच्छा है, इसको बहुत टफ नहीं कह सकते हम। तो यहाँ आपने देखा होगा ना कि ज़्यादातर ये चारों चीज़ें इसमें हैं, वो प्रश्न सही हुए हैं, माने गए हैं। लिहाजा ABCD राइट आंसर होगा इसका। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा मैंने आज के उस पेपर पे चाहूँ तो मैं आपके सारे जीके के, करंट के, मैथ्स के, आपके रीजनिंग के सारे सॉल्यूशंस आपके साथ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत लोग ऐसा करते हैं, और जिनको सही तरीके से, मतलब मैंने देखा ईट राइट स्कूल है तो इट राइट स्कूल बोलते हैं, और आप उनके दीवाने हैं, फॉलोवर हैं, पढ़ते रहते हैं आप उनसे। तो आप सोचिए, जिसमें एक्सपर्टीज़ है, हिंदी के सर हिंदी का कराएं, मैथ्स के सर मैथ्स का कराएं, साइकोलॉजी के सर साइकोलॉजी का कराएं, पर हर कोई हर कुछ लेके भाग गया। और आप हर चीज़ मेरे को एक जगह मिल जाती है, इसलिए मैं फला चैनल को फॉलो करता हूँ। आप सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं, किस कदर जा रहे हैं। सफलता नहीं लेनी, बस केवल ये काफ़ी है आप परीक्षा दे के आ जाओ, या ये ज़रूरी है कि एक सीट आपकी हो? तो एक्सपर्ट के पास जाइए, एक्सपर्टीज से पढ़िए। या ये नहीं कि साहब एक ही जगह सारा मिल गया तो यहीं पे कर लेते हैं। ये कोई खेत का काम थोड़ी है जो आपको करना है, और खेत के काम में भी एक्सपर्ट के मतलब दिल लगा के कोई काम करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट अलग होंगे, और ऐसे ही आप खाना पूर्ति करेंगे तो रिजल्ट अलग होंगे। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बेहतर निर्देशन लें, बेहतर लोगों से जुड़ें, कमाल होंगे। मैं इसके बाद साइकोलॉजी 60 नंबर की आएगी, फिर बता दूं आपको, फिर बता दूं, एक सवाल ज़िंदगी बनाता है, ज़िंदगी बिगाड़ता है। तो उसका वीडियोस भी डाल रहा हूँ। तो जिन लोगों के बाद में पेपर आने वाले हैं वो ज़रूर देखना, और इवन जिन लोगों का कल पेपर है वो भी इसको ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है उसमें से आपको 2 प्रश्न मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, 10 मिले। ओके, गुड नाइट।
अभी वापस एक वीडियो डालूंगा, उसको जरूर देखना और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करना। थैंक यू आप सबके लिए। फिर मैं, अच्छा, जो लोग नीचे रह गए हैं वो बिल्कुल घबराएं नहीं, हमारे पास आएँ, हम उनको टॉप रैंक पे पहुंचा देंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, बाय।